इनकम टैक्स में आज अपन इनकम फ्रॉम सैलरी जो चैप्टर चल रहा है अपना, जो आज पॉइंट कवर करेंगे अपन, वो है न्यू पेंशन स्कीम और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। जो कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी है उसमें से धारा 16 में कुछ कटौतियाँ हैं, उनके क्या प्रावधान है, उनके क्या नियम है, ये आज अपन डिस्कस करेंगे। और न्यू पेंशन स्कीम, इसमें जो अंशदान है वो किस तरह से सैलरी इनकम में कर योग्य होगा, ये देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, जनवरी 2004 से एक नई पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत हर महीने की सैलरी में से 10% सरकार द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है और उतना ही अंशदान जो है वो कर्मचारी का होता है, वो कर्मचारी की वेतन में से काटा जाता है। तो ये जो दो अंशदान है, नियोक्ता का अंशदान और कर्मचारी का अंशदान, तो नियोक्ता का जो अंशदान है वो कर्मचारी की सकल वेतन में लेंगे और जो कर्मचारी की वेतन में से काट के नेट सैलरी मिली है, जब उसको कर योग्य करेंगे तो नेट सैलरी में उसका कंट्रीब्यूशन जोड़ेंगे ताकि ग्रॉस सैलरी आ जाए और वो उसकी इनकम में लेंगे। ये जो अंशदान है, इस अंशदान के लिए एक सेक्शन 80 में डिडक्शन मिलता है, तो वो अपन सेक्शन 80CC(d) में मिलेगा। जो अंशदान नियोक्ता ने किया है, जो कर्मचारी ने किया है, वो अपन वहाँ पर डिडक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। अब कर्मचारी जब रिटायर होगा तो उसको इस न्यू पेंशन स्कीम से पेंशन मिलेगी और वो उसके लिए वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी। तो इस तरह के ये प्रावधान न्यू पेंशन स्कीम के संबंध में है, जिनको अपन क्वेश्चन में दिया हो तो उसके अनुसार उसको कर योग्य करें। अब आइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अंडर सेक्शन 16। देखिए, इसमें सबसे पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रमाणिक कटौती अंडर सेक्शन 16(1)(a)। इस धारा में प्रमाणिक कटौती के बारे में क्या प्रावधान दे रखे हैं कि ये हर कर्मचारी को उसकी ग्रॉस सैलरी में से ये प्रमाणिक कटौती मिलेगी। कितनी राशि मिलेगी कटौती के रूप में, उसके लिए अधिकतम सीमा 50,000। अगर ग्रॉस सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर 50,000 बराबर ग्रॉस सैलरी है तो उतना डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर ग्रॉस सैलरी 50,000 से कम है तो जितनी राशि ग्रॉस सैलरी की है वो डिडक्शन मिलेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ₹50,000 ये अमाउंट हो गया, बी अमाउंट क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी अमाउंट, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा वो डिडक्शन मिलेगा। अगर 50,000 कम है तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर ग्रॉस सैलरी 50,000 से कम है तो ग्रॉस सैलरी के बराबर अमाउंट जो है वो डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन अमाउंट क्या होगा, विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों अमाउंट में से कम होगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की मान लीजिए ग्रॉस सैलरी 2 लाख तो उसको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 40,000 तो फिर अधिकतम सीमा से कम है तो फिर 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के प्रावधान है। ये कर्मचारी चाहे कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे अर्ध सरकारी कर्मचारी हो, चाहे निजी कर्मचारी हो, सबके लिए ये डिडक्शन है।
सेकंड देखिए, सेकंड डिडक्शन है जो धारा 16 में दे रखा है। दूसरा डिडक्शन देखिए, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता मिलता अपने नियोक्ता से, तो वो मनोरंजन भत्ते की पूरी राशि जो गत वर्ष में मिली है, पहले उसको अपन ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करें, शामिल करें। उसके पश्चात जो डिडक्शंस मिलेगा वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये डिडक्शन मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो। अगर वो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है और उसको मनोरंजन भत्ता मिल रहा है, पहले उसको इनकम में लेंगे ग्रॉस सैलरी में, उसके बाद डिडक्शन देंगे। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गैर सरकारी कर्मचारी, तो ये डिडक्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब डिडक्शन केवल केंद्रीय और राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब सरकारी कर्मचारी के लिए कितना डिडक्शन मिलेगा, इसके लिए अपन 3 अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। पहला अमाउंट है कि एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस received during the previous year। प्रीवियस ईयर में उसको कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, उसका अमाउंट दिया होगा जो कि उसकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया है। पहला अमाउंट वो हो जाएगा। सेकेंड अमाउंट आएगा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ सैलरी के आगे बेसिक लिखा हुआ है, तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी 20%, मूल वेतन का 20%। और तीसरा अमाउंट है ₹5,000। इन तीनों अमाउंट में से विच एवर इज लोअर, ये डिडक्शन अमाउंट होगा, डिडक्शन अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल एंटरटेनमेंट कितना अलाउंस कितना मिला उसको, मूल वेतन का 20% और 5,000। इन तीनों अमाउंट में से जो सबसे कम होगा वो डिडक्शन अमाउंट होगा जो कि ग्रॉस सैलरी में से मिलेगा। अब यहाँ क्या क्या बिंदु ध्यान रखना है आपको। यहाँ बेसिक सैलरी का मतलब मूल वेतन, जिसमें अगर कमीशन बिक्री पर आधारित है कर्मचारी को मिल रहा है तो वो इंक्लूड करेंगे, इसके अलावा कुछ इंक्लूड नहीं करना है। तो बेसिक सैलरी में आप केवल मूल वेतन और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर उसको शामिल करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कर्मचारी को मिलता है उसने वास्तव में मनोरंजन पर कितना खर्चा किया, उसका कोई संबंध डिडक्शन के अमाउंट से नहीं है। यानी उसको जितना मिला उसने ज़्यादा खर्च किया, उसने कम खर्च किया, बराबर खर्च किया, उससे कोई मतलब नहीं। तो मनोरंजन खर्चे से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, और उसमें बैंक कर्मी भी आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी आते हैं, जो स्थानीय सत्ता वाले कर्मचारी हैं वो भी आते हैं, तो इनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो या तो सरकारी या तो राज्य सरकार में कर्मचारी हैं या केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बैंक एम्प्लॉय भी इंक्लूड है, स्थानीय सत्ता के भी इंक्लूड है, और कोई स्वायत्तशासी संस्था है उसको भी इंक्लूड है, तो उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। मनोरंजन भत्ते से इसका कोई खर्चे से कोई मतलब नहीं है जब डिडक्शन का अमाउंट निकालेंगे, तो विच एवर इज लोअर अपन डिडक्शन दे देंगे।
तो इस तरह से ये धारा 16 में जो सेकंड डिडक्शन है ये डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट है। अब देखिए तीसरा डिडक्शन क्या है। जो तीसरा डिडक्शन है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, रोजगार कर या नियोजन कर या जो व्यवसाय कर। तो डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, ये डिडक्शन कब मिलेगा और किनको मिलेगा? चाहे कर्मचारी सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे निजी हो यानी गैर सरकारी हो। हर कर्मचारी को अगर उसकी आय में से रोजगार कर का भुगतान किया गया है गत वर्ष में, तो उसको जितना अमाउंट उन्होंने टैक्स पे किया है पूरे संपूर्ण अमाउंट राशि की कटौती मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, ये पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी ने गत वर्ष में अगर प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं चुकाया, बकाया है, तो बकाया की कटौती मिलेगी। एक्चुअल में चुकाने पर ही कटौती मिलेगी। एक बात तो अपने को ये ध्यान रखनी है, और संपूर्ण राशि की मिलेगी। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी को ये जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स है ये अगर नियोक्ता वहन कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जब अपन इसकी ग्रॉस सैलरी निकालेंगे तो सुविधा के रूप में ये जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स नियोक्ता ने चुकाया है वो उसके अनुलाभ के रूप में लेंगे और फिर इसका डिडक्शन यहाँ पर अंडर सेक्शन 16 में देंगे। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या बिल्कुल ध्यान रखना है कि यदि कोई बकाया राशि रह जाए गत वर्ष में तो नहीं देनी है। अगर पिछले सालों की गत वर्षों की कोई बकाया राशि का भुगतान इस साल गत वर्ष में किया गया तो कटौती मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो इस धारा में उसको कटौती मिलेगी। तो अपन ने 3 कटौतियाँ देखी जो सकल वेतन आय में से घटाई जाएगी और वो धारा 16 में दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 है। मनोरंजन भत्ता उसकी कटौती खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, अधिकतम सीमा 5,000 है। और तीसरा प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, इसकी संपूर्ण कटौती मिलेगी चाहे कर्मचारी सरकारी हो गैर सरकारी हो। तो अपने को क्वेश्चन में इनसे संबंधित जो भी डिडक्शन योग्य है वो अपन पता करेंगे और उसका ग्रॉस सैलरी में से इन तीनों अमाउंट को घटाएंगे तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से अपने को आज अपन ने न्यू पेंशन स्कीम और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ये आज अपन ने इसका क्या प्रावधान है, क्या नियम है इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार ये अपन ने देखा। अब अपना अगला जो स्टेप होगा उसमें अपन ये देखेंगे कि कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं जो वेतन के स्थान पर लाभ भी कहलाते हैं, जैसे एनकेजमेंट ऑफ लीव सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन, फैमिली पेंशन और कोई रिट्रेसमेंट का कंपनसेशन मिल रहा है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन मिल रहा है। तो इन सब के क्या प्रावधान है आयकर अधिनियम में, किस तरह से इनकी छूट निकालेंगे या एग्जैम्प्ट अमाउंट निकालेंगे, ये अपन नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें अपन इसको डिस्कस करेंगे। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आपको समय समय पर बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपको करने हैं। जैसा पहले मैंने बताया कि 1 से 9 तक एग्जाम्पल आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 अपने यहाँ हो गया है। तो इस तरह से आप क्लास के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहें।